डर और रहस्य की दुनिया में आपका स्वागत है। द हॉन्टेड आवर्स पर हम आपके लिए लाते हैं हॉरर कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। भूतिया घटनाएं, डरावनी दास्तानें और अनसुलझे रहस्य। हर वीडियो में आपको मिलेगा एक नया डरावना अनुभव। अगर आपको हॉरर स्टोरीज पसंद है और आप अंधेरे में सुनने का साहस रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं ताकि कोई भी डरावनी कहानी आपसे छूट न जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघव और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरी जिंदगी की उस रात की है जब मैंने राजस्थान के एक छोटे से कस्बे तिलोनिया में एक ऐसी खामोशी को महसूस किया जो मेरी आत्मा को चीर कर रख गई। मैं हाल ही में शहर की भीड़ भाड़ से दूर एकांत की तलाश में तिलोनिया की एक पुरानी हवेली में रहने चला गया था। हवेली का नाम था विष्णु निवास। नाम भले ही धार्मिक था, लेकिन इसमें कुछ ऐसा था जो आज सोचकर भी डर लगता है। मैं अपने पॉडकास्ट चैनल रात्रि रहस्य के लिए कहानियां लिखा करता हूं। उसी एकांत की तलाश में मैंने इस हवेली को चुना था, पर मैं नहीं जानता था कि यहां जो सन्नाटा है वो महज शांति नहीं, किसी रुक गई आत्मा की चुप चीख थी। हवेली में शिफ्ट होने के दिन ही अजीब बातें शुरू हो गई थी। वहां के केयरटेकर बिजो ने मुझे ऐसे देखा जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। जब मैंने कहा कि मैं ऊपरी मंजिल के बाएं वाले कमरे में रहने आया हूं, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ कहना चाहता था पर खुद को रोक लिया। कमरा बिल्कुल साफ था, लेकिन उसमें एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति हो। पहली रात जब मैं लिखने बैठा तभी एक भारी आवाज गूंजी, तू आया क्यों? कमरे में मैं अकेला था। आवाज साफ थी लेकिन स्रोत नहीं। सोचा थकान होगी, लेकिन जब छत से आधी रात को धीमे धीमे चलने की आवाजें आई तब मेरे होश उड़ गए। ऊपर का कमरा बंद था। फिर ये कौन? अगली सुबह दीवार पर एक जला हुआ सा निशान मिला जिसे साफ करना नामुमकिन था। और वो कोना, मानो वहां से कोई अदृश्य ऊर्जा बह रही हो। मैंने बिजो से पूछा, पहले यहां कौन रहता था? उसने मेरी आंखों में झांका और बोला, कुछ सवाल पूछने नहीं चाहिए बाबूजी, और जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं। धीरे धीरे उस हवेली की हर रात एक नई दहशत लेकर आने लगी। बाथरूम का नल अपने आप खुलना, रसोई में बर्तन बजना, और एक रात तो मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे कान के पास सांस ले रहा हो। सबसे डरावनी बात, मेरी लिखी कहानियों में खुद ब खुद शब्द जुड़ने लगे। जितना लिखेगा उतना मैं जीऊंगा। मैंने अपने पुराने दोस्त दीपक को बुलाया जो अध्यात्म और ऊर्जाओं में विश्वास करता है। हवेली में दाखिल होते ही उसने कहा, यहां कोई है जो बहुत पहले मरा लेकिन अभी गया नहीं। हमने एक पूजा रखी, लेकिन तभी उस काले कोने से धुएं की एक रेखा उठी और कमरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। दीपक बोला, इस आत्मा को कुछ चाहिए, शायद अपनी अधूरी कहानी पूरी करवानी है। मेरी खोज शुरू हुई और हवेली के स्टोर में छिपा एक पुराना बक्सा मिला। उसमें एक लाल मखमली डायरी थी जिस पर नाम था चंद्रिका। डायरी में एक ही पंक्ति, जो इस हवेली में आएगा वो कभी अकेला नहीं होगा। मुझे अपनी मां राधा देवी से पूछना पड़ा। बहुत देर चुप रहने के बाद उन्होंने बताया, चंद्रिका मेरी बड़ी बहन थी। इसी हवेली में रहकर गायब हो गई थी। उसकी कोई खोज नहीं मिली, बस उसकी ये डायरी रह गई थी। अब सब कुछ जुड़ने लगा। परछाई, वो हवेली की सरसराहट, वो डायरी, सब एक आत्मा की अधूरी कहानी थी। आखिर एक रात मैंने खुद चंद्रिका की आत्मा को देखा, सफेद साड़ी में, आंखों में करुणा। उसने कहा, मुझे सच कहने दो, मुझे बाहर निकालो। अगले दिन मैंने मां से जिद कर उस बंद तहखाने को खुलवाया जो हवेली के पीछे के हिस्से में था। वहां एक छोटा कमरा था जहां खून से लिखा एक वाक्य मिला, मैं यही हूं, अब भी बंदी हूं। अब मुझे यकीन हो गया, चंद्रिका यही है। उसकी आत्मा आजाद होना चाहती है। मैंने एक तांत्रिक बाबा को बुलाया जो पहले भी एक बार मदद को आया था, लेकिन भगा दिया गया था।
उसने कहा, इस जगह की जमीन में उसे किसी ने बांध दिया है, अब उसे मुक्त करना होगा। हमने अनुष्ठान किया। मंत्रोच्चार के बीच चंद्रिका की परछाई दीवार पर उभरी और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। एक मीठी हवा बहने लगी और उस जले हुए निशान की जगह कमरा सामान्य हो गया। अब हवेली फिर से एक साधारण घर लगती है, पर हर बार जब मैं अपनी कहानियां लिखने बैठता हूं, मुझे लगता है कि कोई मेरी पीठ पीछे खड़ा है, मुस्कुरा रहा है। शायद वो जानती है कि उसकी कहानी अब पूरी हो चुकी है। उस रात के बाद हवेली जैसे एकदम शांत हो गई थी। कोई परछाई नहीं, कोई आवाज नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को मुक्ति मिल गई हो। लेकिन मेरे मन में अब भी एक सवाल था, अगर चंद्रिका की आत्मा मुक्त हो गई तो फिर वो डायरी अब भी क्यों मेरे टेबल पर खुद ब खुद खुल रही थी? कुछ दिनों तक सब ठीक रहा। मैं फिर से पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने लगा, लेकिन हर रिकॉर्डिंग में एक अजीब सी गूंज आने लगी, ऐसा जैसे कोई उसी वक्त मेरे पीछे खड़ा हो और धीमी आवाज में कुछ बोल रहा हो। एक दिन मैंने तिलोनिया के पुराने दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया और जो मिला उसने मेरी रूह कंपा दी। चंद्रिका के नाम पर हवेली की जमीन का आधा हिस्सा किसी और औरत के नाम दर्ज था, नविता, जो कभी चंद्रिका की सबसे करीबी सहेली थी, पर एक दिन अचानक गायब हो गई थी। गांव में विस्पर्ड लेजेंड था कि दोनों में किसी राज को लेकर गहरी दरार पड़ी थी। मैंने वापस हवेली जाकर उसी तहखाने की मिट्टी को खोदना शुरू किया और वहां एक टूटा हुआ कंगन मिला। कंगन के साथ एक और पुरानी डायरी, इस बार नविता की। उस डायरी में लिखा था, मैंने चंद्रिका को धोखा नहीं दिया, उसने मुझे कैद किया था, क्योंकि मैं जान गई थी कि वो क्या कर रही थी। हवेली में वो तांत्रिक क्रिया कर रही थी, खुद को अमर बनाने के लिए। लेकिन कुछ गलत हुआ और वो बीच में ही फंस गई और मुझे उसने जिंदा दफना दिया। मैं सन्न रह गया। जो कुछ हमने देखा, जो कुछ हमने सोचा, वो अधूरा सच था। चंद्रिका कोई मासूम आत्मा नहीं थी। वो खुद को इस दुनिया में बांधना चाहती थी, अमर रहने के लिए, और वो अब भी यही थी। मुक्ति नहीं मिली थी उसे। जो आत्मा हमने देखी थी वो शायद नविता की थी, जिसने हमें बचाने की कोशिश की थी। रात ढल चुकी थी और हवेली में एक बार फिर से सन्नाटा गूंजने लगा। अचानक मेरे कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और मेरे सामने की दीवार पर लाल रंग में लिखा था, तूने मुझे रोका क्यों? अब तू रहेगा हमेशा के लिए। उसके बाद सब कुछ धुंधला हो गया। जब मैं 2 दिन बाद होश में आया तो मैं तिलोनिया के सरकारी अस्पताल में था। गांव वालों ने बताया कि मुझे हवेली के बाहर बेहोश पड़ा पाया गया, लेकिन मेरे हाथ में अब भी वो टूटा हुआ कंगन था। और सबसे डरावनी बात, जब मैंने वापस जाकर अपने पॉडकास्ट रिकॉर्डर को चेक किया, उसमें मेरी आवाज नहीं थी, बल्कि उसमें किसी औरत की आवाज थी जो धीमे धीमे कह रही थी, मैं चंद्रिका हूं और अब राघव मेरे लिए कहानियां लिखेगा, हमेशा के लिए। और इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। और ऐसी ही डरावनी कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।